अस्सलामुअलैकुम दोस्तों एंड एक्सट्रीमली सॉरी, कल वीडियो आधे में ही कट हो गई थी। एक्चुअली लाइट चली गई थी, फिर थोड़ी प्रॉब्लम हो गई थी तो नहीं कर पाई मैं वीडियो। तो आज हम उसी के आगे से पढ़ेंगे जो कल हमने छोड़ दिया था, उसी के आगे से हम कंटिन्यू करेंगे। तो मैं आपका स्वागत करती हूँ स्टडी धावक में। तो चलिए शुरू करते इतिहास की सच्चाई स्टडी धावक के साथ। तो आज हम लोग जो कल छूट गया था, मैं आपको बता रही थी कि सिंधु सभ्यता वाले किन किन सभ्यताओं के साथ व्यापार करते हैं। तो मैंने आपसे कहा था कि कल लिख लीजिएगा, हेडिंग हेडिंग डालिएगा कि सिंधु सभ्यता वालों की समकालीन सभ्यताएं। एक तो हेडिंग में ये लिखना सिंधु सभ्यता की समकालीन सभ्यताएं, और साथ में लिखना ये लोग और ये लोग इनके द्वारा रुको ऐसा लिखो, इनके द्वारा अन्य सभ्यताओं से किया जाने वाला व्यापार। इनके द्वारा अन्य सभ्यताओं से किया जाने वाला व्यापार, यानी कि ये किन किन सभ्यता के साथ व्यापार करते थे। और समकालीन का मतलब है जैसे सिंधु सभ्यता 5000 साल पहले इंडिया में एग्जिस्ट करती थी, वैसी और जगह और कौन कौन सी सभ्यता थी। जैसे आज हमारे विश्व में बहुत ढेर सारे देश है, वर्तमान 21वीं सदी में बहुत से देश है, 200 प्लस देश है। इंडिया, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, यूएसए, कनाडा, सारे देश है ना। उसी तरह उस टाइम पर भी जैसे सिंधु सभ्यता के रूप में थी, देश के रूप में नहीं, तो उसी तरह और कौन कौन सी सभ्यताएं थी, हमें ये देखना है कि उनके साथ और कौन सी सभ्यताएं थी। तो लिखना है सिंधु की समकालीन सभ्यताएं तथा इनके साथ व्यापार करने वाली सभ्यताएं। समकालीन सभ्यताएं और व्यापार करने वाली सभ्यताएं। नंबर 1 पर लिखना सुमेरियन सभ्यता। सुमेरियन सभ्यता नंबर 1। ये डायरेक्टली क्वेश्चन बनता है कि सिंधु सभ्यता के साथ कौन कौन सी सभ्यता व्यापार करती थी, किस किस सभ्यता उनकी समकालीन थी। तो सुमेरियन सभ्यता। और आपको याद होगा, अगर आपको याद नहीं, आपने नहीं पढ़ा है, तो मैं इसका नाम पहले बता चुकी हूँ क्यों इन लोगों ने सिंधु सभ्यता वालों को एक नाम दिया था। अगर आपको वो नाम याद है तो बताइए क्या नाम दिया था इन्होंने सिंधु सभ्यता को, और इनकी किस खासियत के आधार पर दिया था। अगर आपको याद आ रहा हो तो इन्होंने नाम दिया था सिंडोन सभ्यता। सुमेरियन सभ्यता वालों ने सिंधु सभ्यता को सिंडोन सभ्यता का नाम दिया था, सिंडोन सभ्यता का टैग दिया था। ये सिंडोन सभ्यता इन्होंने किसे कहा था, सिंधुवासी यानी कि हड़प्पा वासियों को इन्होंने कहा था सिंडोन सभ्यता। और किस आधार पर कहा था, क्योंकि सिंडोन का मतलब होता है कपास, इनकी भाषा में सिंडोन का मतलब होता है कपास। और सिंधु सभ्यता वाले पहले ऐसी सभ्यता वाले थे जिन्होंने कपास की खोज करी थी, जिन्होंने कपास बनाया था। इन लोगों को कपास की खेती करना नहीं आता था, कपास के बारे में, सूती वस्त्र के बारे में ज्यादा नहीं जानते थे। क्योंकि पहली बार सिंधु सभ्यता वालों ने ही कपास बनाया, सूती कपड़े बनाए, इसी वजह से इन लोगों ने उन्हें क्या दिया, सिंडोन नाम दिया। और ये लोग उनसे किस चीज का व्यापार करते होंगे, ऑब्वियसली कांसे का। जो जो नई नई चीजें उनके वहां बनती थी लेकिन यहाँ नहीं बनती थी, कांसे की चीजें बनाते होंगे, मूर्तियां, बर्तन, सूती कपड़े, कपास, एक्सेट्रा एक्सेट्रा जैसी चीजें ये लोग उनसे व्यापार करते थे। और इन दोनों के मध्य में व्यापार किससे होता था, यस, समुद्र के सहारे। और दूसरी सभ्यता का नाम लिखना मेसोपोटामिया सभ्यता। मेसोपोटामिया सभ्यता। अच्छा, ये मेसोपोटामिया की जो सभ्यता है, आपने इसे शायद 10th क्लास में, मुझे भी ध्यान है 10th या 11th क्लास में ये मेसोपोटामिया सभ्यता के बारे में है। अगर आपने 10th 11th क्लास में पढ़ा होगा तो आपको याद होगा, ये मेसोपोटामिया ईरान की सभ्यता है। आपको ये याद नहीं तो आपको ये याद होगा कि 1920 में जब असहयोग आंदोलन चल रहा था हमारे देश में, तो उस टाइम पर ना क्या होता था, जो अंग्रेज थे ये हमारे वहां से ना जो काम करने वाले श्रमिक होते थे, उन लोगों को जबरदस्ती मेसोपोटामिया भेजते थे। क्यों, ताकि ये लोग वहां जाकर बेगारी कर सके। बेगारी क्या होती है, बेगारी का मतलब होता है कि आप एक तरीके से उनके परमानेंट गुलाम बन चुके हैं, वो आपसे जो मन चाहे वो काम करवा सकते हैं, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। मतलब आपको पैसा नहीं दिया जाएगा, एक दो वक्त की खाना दे दिया जाएगा, बस फिर उसके बाद आपको बाकी काम करना है, बदले में कोई पैसा नहीं दिया जाएगा। तो 1920 के समय में जब असहयोग आंदोलन चलाया गया था, तो गांधी जी ने श्रमिकों से कहा था कि आप मेसोपोटामिया जाकर नौकरी करना छोड़ दे, आप डायरेक्टली अंग्रेजों को मना करें मेसोपोटामिया जाने के लिए। तो ये मेसोपोटामिया कहाँ है, ईरान में। ईरान में ये जगह पड़ती है मेसोपोटामिया, और वहीं ये सभ्यता का जन्म हुआ था, मेसोपोटामिया सभ्यता। तो सिंधु सभ्यता वाले मेसोपोटामिया वालों से भी व्यापार करते थे। और तीसरा है एक और चीज जिसे हम लोग कहते हैं मिस्र सभ्यता या इजिप्टियन सिविलाइजेशन। मिस्र सभ्यता के बारे में तो ज्यादातर लोगों को पता ही होगा, जो पिरामिड टाइप के बनाते थे, ये सब कुछ यहीं की सभ्यता से एक तरीके से आया है। ठीक है, तो ये मिस्र, लेकिन एक चीज लिखेगा
इन दोनों के साथ तो सिंधु सभ्यता वालों का डायरेक्ट व्यापार था। सुमेरियन और मेसोपोटामिया के साथ ये लोग डायरेक्टली जुड़े थे, यानी कि सिंधु का कोई व्यक्ति जो व्यापार करता है, ट्रेडर, इनके वहां आता था, इन दोनों सभ्यता वालों के पास, उनको सामान देता था, लेता था और चले जाता था। बट मिस्र वालों के पास डायरेक्ट नहीं जाता था, क्योंकि इंडिया से मिस्र तक की दूरी बहुत ज्यादा दूरी थी, और दूसरा ये लोग इनको डायरेक्टली जानते नहीं थे। तो इस वजह से ये जो मिस्र, फिर भी हम ऐसा क्यों क्यों पढ़ रहे हैं कि ये मिस्र वालों के साथ व्यापार करते थे, वो इसलिए क्योंकि हमें मिस्र से बहुत सी ऐसी चीजें मिली है जो कि सिंधु सभ्यता के, जैसे कि हमें यहाँ कुछ खिलौने मिले हैं जो कि सिंधुवासी बनाते थे, कुछ और एविडेंस मिले। तो आखिर ये वस्तु इनके यहाँ पहुंची कैसे होगी? ये पहुंची इनडायरेक्टली, अप्रत्यक्ष तरीके से। कहने का मतलब है कि उन्होंने सुमेरियन और मेसोपोटामिया के साथ व्यापार किया, ये सुमेरिया और मेसोपोटामिया वालों ने मिस्र के साथ व्यापार किया। हम तो उनसे नहीं जुड़े हुए थे, लेकिन मिस्र वाले और सॉरी मेसोपोटामिया सुमेरियन वाले तो मिस्र वालों से जुड़े थे। तो जो सामान हम इन्हें भेजते थे, ये वही सामान थोड़े अधिक दामों में किसे भेज देते होंगे? मिस्र वालों को। ऐसा आजकल भी तो होता ही है। हम लोग अगर किसी देश से डायरेक्ट व्यापार नहीं करते हैं तो वो वस्तु किसी और देश के सहारे हमारे तक पहुंच जाती है। पहले भी ऐसा होता था, क्योंकि देखो आज तो चलो एरोप्लेन्स है, बड़े बड़े शिप्स हैं जिसे बहुत दूर दूर तक ले जाया जा सकता है, लेकिन पहले ऐसा नहीं होता था। पहले एक जगह से दूसरी जगह दूरी करना बहुत टिपिकल होता था, बहुत ज्यादा खतरनाक ऐसा होता था, क्योंकि मौसम खराब, ऊपर से इतनी बड़े समुद्र का पार करके कुछ दूर। सोचो अब यहाँ से अमेरिका तक का पूरा एक समुद्र का एरिया पार करके जाना। यहाँ अमेरिका है, बीच में इतना बड़ा अफ्रीका है, यहाँ भारत है। उस समय स्वेज ने जैसी कोई चीज की खोज नहीं हुई थी, तो इतना घूमकर यहाँ जाना पॉसिबल नहीं हो पाता था। तो इसके लिए क्या करते थे ये लोग? एक दूसरे देश तक का सामान पहुंचाते थे, फिर वहां से जो भी देश की दूरी एक दूसरे से कम होती थी, फिर वो उनसे सामान खरीद लेते थे। देखो अगर कोई सामान मेरे पास पहुंच गया तो इट मीन अब वो मेरी मिल्कियत है, भले ही वो किसी और ने बनाया है, लेकिन वो सामान अब मेरी मिल्कियत है। अब मैं उसे किसी और को दूं या किसी और को बेचूं, वो मेरी मर्जी है, ठीक है। तो मान लिया जाए मेरे ही पड़ोस में कोई रहता है जिससे मैंने सामान लिया, वो थोड़ा दूर रहता था, ठीक है, उसने मुझसे कांटेक्ट कर सकता था, उसने मुझे सामान दे दिया, लेकिन वो मेरे पड़ोसी को सामान नहीं दे सकता क्योंकि वो थोड़ा दूर है, मतलब उससे दूर है लेकिन मुझसे पास है। मतलब ऐसा समझ लो मैं बीच में एक कड़ी बन गई हूँ दोनों के लिए। जो ये है इधर वाला जो देश है, ये माने जाए ये एक देश है, इसने मुझे सामान पहुंचाया, लेकिन वो यहाँ तक का नहीं पहुंच सकता है। तो उसने क्या करा, मुझे सामान दिया, अब मेरी मिल्कियत है। अब इस वाले देश को भी जरूरत है सामान की। मान लिया जाए मैंने वो सामान 20 रुपए में खरीदा, अब मैं इसको 22 रुपए में बेच दूंगी। 20 में तो बेचूंगी नहीं, 19 में बेचूंगी ना, अपना घाटा लॉस तो नहीं करवाना है। तो 2 रुपए ज्यादा कमा के मैं इसको बेच दूंगी। तो क्या हुआ, सामान बनाया इसने था लेकिन पहुंचाया मैंने है, तो यानी कि ये कैसा हो गया, इनडायरेक्टली व्यापार हुआ। तो उसी तरीके से मेसोपोटामिया के और सुमेरियन सभ्यता वाले क्या करते थे, जो हड़प्पा सभ्यता की कुछ वस्तुएं थी, वो उस वस्तु की जरूरत अगर मिस्र वालों को होती होगी तो ये क्या करते थे, उन तक का पहुंचा देते थे। तो एक तरीके से इनडायरेक्टली व्यापार होता था। कैसे इनडायरेक्टली व्यापार होता था, ये डायरेक्ट नहीं जुड़े थे, इनडायरेक्टली जुड़े हुए थे। ठीक है, इतना समझ गए आप। अब यहाँ पर 2 पॉइंट और लिखना। जो ये सुमेरियन सभ्यता है ना, सुमेरियन सभ्यता के पास में 2 पोर्ट पड़ते थे, एक का नाम था दिलमुन, एक का नाम था मेलुहा। दिलमुन और मेलुहा। अच्छा, ये दिलमुन और मेलुहा क्या है ना, ये दोनों एक घर है, घर कह सकते हैं, मतलब पोर्ट, एक शहर टाइप का बस गया था उस टाइम पर। जो दिलमुन और मेलुहा है, ये सुमेरियन सभ्यताओं के पोर्ट थे। कहने का मतलब है दिलमुन और मेलुहा में ना भारतीय लोग बसे हुए थे। भारतीय कौन, सिंधु सभ्यता वाले। इससे भी हमें पता चलता है कि इन दोनों के बीच में व्यापार होता था, क्योंकि दिलमुन और मेलुहा में सिंधु सभ्यता वालों के रहने की जगह मिलती है। तो जैसे मान लिया जाए अगर मुझे यूएसए जाकर व्यापार करना है, ये पुराने जमाने की बात समझते हैं, कुछ भी हमारे पास ट्रेन वगैरह सब कुछ, एरोप्लेन कुछ नहीं, समुद्र के सारे गई हूँ, मुझे उनके साथ व्यापार करना है। बट ऐसा होता है ना कभी कभी, देखो कुछ लोग क्या होता है, अगर उनकी कंट्री मुझे ज्यादा पसंद आ रही है, मुझे लग रहा है मैं यहीं रहकर बहुत अच्छा व्यापार कर सकती हूँ, तो मैं क्या करूंगी, मैं वहीं जाकर अपनी बस्ती बना लूंगी। अब मेरी तरह और आए, मेरे परिवार के लोग, कुछ लोग और आ गए, उन्होंने कहा यहाँ पे तो अच्छा व्यापार होता है, तो एक पर्टिकुलर जगह में जाकर बस गए। तो उस जगह में ना सिर्फ और सिर्फ कौन मिलेंगे, भारतीय। तो उस जगह को एक नाम दे दिया हमने, या मान लिया जाए वॉशिंगटन डीसी में ज्यादातर भारतीय मिल रहे हैं, तो हम क्या कहेंगे, इस इलाके में सबसे ज्यादा भारतीय मिल रहे हैं, बट है तो नहीं, हम अमेरिकन। तो इसी तरीके से बहुत से ऐसे लोग थे जिन लोगों को अपने देश में वापस जाने की जगह उन्हें लगा यहीं पे व्यापार करना बेहतर होगा, तो वो दिलमुन और मेलुहा वाली जगह में बस गए। तो क्वेश्चन बनता है दिलमुन और मेलुहा किससे जुड़े हुआ है, तो ये सिंधु सभ्यता वासियों से जुड़ी है। दिलमुन और मेलुहा किससे जुड़ा है, सिंधु सभ्यता वासियों से। कभी कभी इसी नाम की वजह से इन्हें दिलमुन सभ्यता वाले या मेलुहा सभ्यता वाले भी नाम दे दिया जाता है। ठीक है, तो ये दिलमुन मेलुहा नाम याद रखना कि ये कहाँ था, सुमेरियन सभ्यता में था, लेकिन जुड़ा हुआ किससे था, हड़प्पा वासियों से था। ये सुमेरियन सभ्यता में और जुड़ा हुआ था हड़प्पा वासियों से।
ये एक प्रकार के तट है, समुद्र के इलाके में मिलने वाले तट हैं जहां भारतीय लोग ज्यादातर बस गए थे। ठीक है, एक अगर आप लोगों ने लिख लिया है तो गुड, नहीं लिखा है तो एक बार जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लें। तो अब हमारे यहीं पे कंप्लीट होता है इसका व्यापार तंत्र भी। अच्छा, एक चीज और लिख लेना, इनकी इकोनॉमी में सबसे ज्यादा जो कंट्रीब्यूशन करे, अगर हम तीनों को मिला के देखें, कृषि, पशुपालन, व्यापार, तो सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन है इनका व्यापार का। इनका व्यापार बहुत बड़े लेवल में होता था। पूछो क्यों? मतलब ये लोग एक्सपोर्ट ज्यादा करते थे, इंपोर्ट कम करते थे। क्यों? क्योंकि इनके पास ऐसी बेहतरीन वस्तुएं थी जो दूसरी सभ्यता वालों के पास नहीं थी। इनके पास कपास था, दूसरों के पास नहीं था। इनके पास तांबा, सॉरी, कांसा था, दूसरों के पास नहीं था। दूसरा, इनके वहां की जो मूर्ति कला है, जो प्रस्तर कला है, उसके अलावा इनकी जो मोहरे हैं वो इतनी खूबसूरत होती थी। इनके खिलौने, इनकी सारी चीजें इतनी हाई लेवल की होती थी कि इसकी मांग बहुत ज्यादा थी। और एक बात आपने इकोनॉमी में पढ़ी हुई, जिस चीज की डिमांड जितनी ज्यादा होती है उतनी ज्यादा सप्लाई भी होती है। कहने का मतलब है जितना ज्यादा डिमांड होगा, इंसान उतना ज्यादा उसको बनाना चाहेगा, उसका उत्पादन करेगा। अच्छा, आज अमेरिका का डॉलर इतना मजबूत क्यों है, रुपया इतना कमजोर क्यों है? क्योंकि हम ज्यादातर वस्तुएं ना अमेरिका की खरीदते हैं। अमेरिका ज्यादातर एक्सपोर्ट करता है, इसी वजह से उसका डॉलर मजबूत है, उसकी वस्तुएं बहुत अच्छी है। अगर किसी भी देश की वस्तुएं अच्छी क्वालिटी की हो तो लोग उसकी मांग करने लग जाते हैं, भले ही महंगा हो लेकिन उसकी मांग हो जाती है। अगर आम नागरिक मांग करेगा तो देश भी उस चीज को मंगाएगा। तो इट मीन्स सिंधु सभ्यता वालों की वस्तुएं इतनी अच्छी, इतनी हाई क्वालिटी की होती थी कि सारी सभ्यता वाले उसकी डिमांड करते थे, जिसकी वजह से इसका एक्सपोर्ट ज्यादा होता था। और एक्सपोर्ट ज्यादा होगा तो पैसा ज्यादा आएगा, हम वस्तु ज्यादा बेचेंगे तब जाकर हमारे पास पैसा ज्यादा आएगा। तो यहाँ पर लिखना कि सबसे ज्यादा इसकी अर्थव्यवस्था में कौन ज्यादा भागीदार है, सबसे बड़ा हाथ कंट्रीब्यूशन किसका है इकोनॉमी में? ट्रेड का, यानी कि व्यापार का। तो इसने एक तरीके से इसे हम व्यापारिक सभ्यता कहें तो वो गलत नहीं होगा। तो लिखना इसकी अर्थव्यवस्था में सबसे ज्यादा, लिखना इसकी अर्थव्यवस्था में, इसकी अर्थव्यवस्था में सबसे ज्यादा व्यापार का योगदान रहा है। सबसे ज्यादा व्यापार का योगदान रहा है इसकी अर्थव्यवस्था में, इसकी अर्थव्यवस्था में सबसे ज्यादा व्यापार का योगदान रहा है। तो इसी तरह से एक तरीके, अगर क्वेश्चन ये बनता है कि इसको हम एक व्यापारी संस्था, व्यापारी सभ्यता कहें तो कोई गलत नहीं होगा, क्योंकि सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन किसका है? व्यापार का। इसी वजह से माना जाता है कि हो सकता है, क्योंकि यहाँ टैक्स कलेक्ट किया जाता था, यहाँ इतनी अच्छी सड़क व्यवस्था थी, नाली व्यवस्था थी। अब ये अपने आप तो हो नहीं सकता है, कोई एक ऊपर बैठा होगा जो इन सारी चीजों को देख रहा होगा, इसका मैनेजमेंट कर रहा होगा। लेकिन उस टाइम में हमें राजा या रानी जैसी कोई चीज मिली नहीं है, कोई महल नहीं मिला है, तो हम ऐसा मानते हैं कि हो सकता है कि जो सबसे ज्यादा धनी, सबसे ज्यादा पावरफुल व्यक्ति होगा वो सबको मैनेज करता होगा। और यहाँ पर सबसे हाई लेवल में कौन है? ट्रेडर्स, व्यापारी लोग सबसे ज्यादा। क्योंकि देखो व्यापार सबसे ज्यादा हो रहा है तो पैसा सबसे ज्यादा किसके पास होगा? व्यापारी। इस टाइम में सुनार वगैरह इनके पास भी अधिक पैसा नहीं था, सबसे ज्यादा पैसा था तो एक व्यापारी के पास पैसा था। तो इससे हमें क्या समझते हैं कि हो सकता है कि कोई व्यापारी गण, मतलब कुछ महान व्यापारी जो यहाँ रहे होंगे, जिनके पास अच्छा खासा धन ऐश्वर्य होगा, उन लोगों ने अपना ग्रुप बनाया होगा, वो लोग मिलकर क्या सिंधु सभ्यता को पूरी तरीके से चलाते होंगे, क्योंकि इनका व्यापार बहुत अच्छा चलता होगा। तो हम ऐसा भी मानते हैं कि यहाँ पर जो राजनीतिक स्थिति है उसमें सबसे हाई लेवल पर कौन बैठा होगा? एक व्यापारी बैठा होगा, वो हम राजनीति में पढ़ेंगे। तो यह पे कंप्लीट होता है आपका इकोनॉमिक स्ट्रक्चर। अब हम देखेंगे इसका रिलीजियस स्ट्रक्चर, यानी कि इसका धार्मिक क्षेत्र, यानी कि इसका धार्मिक स्वरूप कैसा था, किस प्रकार की धर्म प्रणाली थी, उसे देखते हैं। चलिए अब इसकी धार्मिक स्थिति के बारे में जानते हैं। जल्दी से हेडिंग डालिए, धार्मिक स्थिति। तो धार्मिक में पढ़ने के लिए सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं कि इनका धर्म कौन सा था। तो मैं आपको बता दूं, यहाँ पर किसी भी तरह का हिंदू, मुस्लिम, ईसाई, सिख टाइप का कोई धर्म अभी तक का नहीं आया था। यहाँ पर हम इनके धर्म को कोई नाम नहीं दे सकते, कोई भी पर्टिकुलर नाम नहीं दे सकते हैं, पर हम ये देख सकते हैं कि किस तरीके की उसमें एक्टिविटीज करते थे, मतलब क्या क्या ये अपने धर्म में करते थे, बस हम वो चीजें देखेंगे। तो सबसे ज्यादा अगर हम देखें तो इनका धर्म में भी ना मातृतंत्रात्मक था। कहने का मतलब है स्त्री की तरफ को झुकाव ज्यादा था। तो यहाँ हमें ना ज्यादातर जो मूर्तियां मिली है वो एक स्त्री के रूप में मिली है। तो सबसे पहले लिखिएगा इसका जो धार्मिक तंत्र है वो भी मात्रात्मक था। तो लिखना या देवी के रूप में था, ऐसा कह सकते हैं। तो मात्रात्मक, मातृतंत्रात्मक। तो इनका धर्म भी किस प्रकार का था? मातृतंत्रात्मक था। अब इसके रीजन लिखना, क्योंकि यहाँ पर सर्वाधिक सर्वाधिक स्त्री मूर्तियां
प्राप्त हुई है तथा हमें मोहरों में भी मोहर मोहर मोहरों में भी स्त्री का अंकन अधिक मिलता है। ठीक है, ये है आप लोगों का पहला रीजन कि यहाँ पर को हम इसे मातृ तंत्रात्मा कहते हैं, क्योंकि सर्वाधिक मूर्तियां किसकी मिली, यहाँ पर को स्त्री की मिली है। और उसमें क्या है, मुहरों में भी बहुत ज्यादा स्त्रियों का अंकन है। अच्छा, ये स्त्रियों की मूर्तियां किस प्रकार की मिली, ये नग्न मूर्तियां, मतलब पूरी तरह से इनके बॉडी में कोई भी कपड़े नहीं है, तो ये पूरी तरह से नग्न मूर्तियां मिली है, तो लिखना नग्न मूर्तियां प्राप्त हुई है। जिससे ऐसा माना जाता है कि ये नग्न मूर्तियां यानी कि किसी देवी का स्वरूप इन लोगों ने मांगना है, मतलब इन्होंने नहीं, जो वैज्ञानिक उन्होंने खोज की है, तो उनका मानना है कि हो सकता है किसी देवी का स्वरूप हो, तो ये नग्न मूर्तियों के रूप में हमें प्राप्त हुआ है। बाकी अब हम एविडेंस लिखेंगे कि उसके आधार पर हम इनका धर्म को क्या कह सकते हैं। ठीक है, तो पहले आप इतना लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए जो नहीं लिख पा रहे जल्दी से। ले लिया? तो अब सबसे पहले आप लिखिएगा, हमें कुछ साक्ष्य लिखना है, साक्ष्य जिसके आधार पर हम कह सकते हैं कि स्त्रियों की ज्यादा है। और साक्ष्य के साथ साथ अब ऐसा भी लिखना, साक्ष्य लिखो जिसमें हमें औरों के बारे में पता चलेगा। तो सबसे पहले हमें लिखना, मोहनजोदड़ो से एक मुहर प्राप्त हुई है, लिखना मोहनजोदड़ो से एक मुहर प्राप्त हुई है, मोहनजोदड़ो से एक मुहर प्राप्त हुई है जिसमें एक स्त्री के, जिसमें मोहनजोदड़ो से एक मुहर प्राप्त हुई है जिसमें एक स्त्री के गर्भ से, जिसमें एक स्त्री के गर्भ से पौधे को उगता हुआ दर्शाया गया है। हमें एक ऐसी मूर्ति मतलब सॉरी एक मोहर मिली है। मोहर क्या होती है, चलो मैं आपको पहले मोहर बता देती हूँ। मोहर का मतलब होता है ना ऐसी वस्तु, मोहर आपने देखी होगी ना, वो ठप्पा लगाते हैं, भारत सरकार की भी मोहर होती है, कोई भी सरकारी कागज देखना उसमें पहले मोहर लगी होती है। जब तक वो मोहर नहीं लगी होगी, साइन नहीं होगी, तब तक उसे ऑथेंटिक कागज नहीं माना जाता है, वो कागज रिजेक्ट हो जाके, चाहे कोई भी हो। किसी भी संस्था का, किसी भी जगह की अपनी अपनी मोहर होती है, तो यहाँ भी एक प्रकार की मोहरें होती थी। उस मोहरों के जो सिंबल्स होते थे ना, वो इंपॉर्टेंट रखते हैं। तो इनमें जो सिंबल्स होते हैं, तो वो उसी मोहर में ना एक कोई ऐसी मोहर होगी, उसमें इस चीज को ऐसा बनाया गया है, ऐसा दर्शाया गया है इस प्रकार का कि एक स्त्री के गर्भ से एक पौधा निकल रहा है। तो इससे हम लोग क्या लगाते हैं हिसाब, इससे हमें पता चलता है कि यहाँ पर मात्र तंत्रात्मक रूप से मतलब स्त्रियों की पूजा की जाती थी। और इसको जो है मार्शल ने क्या माना है, इसको माना है एक देवी का स्वरूप जो कि प्रजनन और की उर्वरा शक्ति देवी के रूप में है। तो इसे क्या माना गया है, प्रजनन व उर्वरा देवी, उर्वरा देवी। अच्छा, इनका जो धर्म है ना, वो ज्यादातर प्रकृति से जुड़ा हुआ था। हर धर्म को ये प्रकृति से जोड़ते थे। जैसे इसमें स्त्री के गर्भ से पौधा उगाया, तो इसका संबंध माना जाता है कि पौधों की ग्रोथ से था, मतलब पौधों के बढ़ने से। यानी कि इन्होंने ये कामना की होगी कि जिस तरीके से बच्चा बड़ा होता है, उसी तरीके से हमारे पौधे भी फले फूले, हमारा फसले फले फूले। तो उस तरीके से ये इसे क्या माना, उर्वरा देवी, मतलब इसकी पूजा कैसे की जाती होगी, उर्वरा देवी। उर्वरा का मतलब क्या होता है, उर्वरक। आपने देखा होगा ना, फर्टिलाइज जमीन जहां से पौधा अच्छे से उगता है, फर्टिलाइज जमीन में ही अच्छे से पौधा उग सकता है। तो इसको क्या माना है, एक आप जमीन की देवी भी कह सकते हैं, जहां से क्या है फसलें अच्छे से उगे। तो इसको प्रजनन और उर्वरा देवी के रूप में माना गया है। अब नंबर 2, एक और हमें मोहर मिलती है जिसे पशुपति नाथ की मोहर कहते हैं, और ये बहुत ज्यादा फेमस भी है। तो इसके बारे में लिखिएगा, मोहनजोदड़ो से, ये लिख लिया आप लोगों ने, जिसने नहीं लिखा बस स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, मोहनजोदड़ो से, मोहनजोदड़ो से एक और मोहर मिलती है जिसमें, मोहनजोदड़ो से एक और मोहर मिलती है, थोड़ा फास्ट लिखिएगा, मोहनजोदड़ो से एक और मोहर मिलती है जिसमें, मोहर मिलती है जिसमें एक व्यक्ति को, एक व्यक्ति को
पद्मासन, एक व्यक्ति को पद्मासन मुद्रा में बैठे हुए दिखाया गया है, बैठे हुए दिखाया गया है। इसके 3 सिर हैं, इसे त्रिमुख भी कहते हैं। इसके 3 सिर हैं तथा इसके दाहिनी ओर, इसके दाएं ओर एक हाथी व एक बाघ व बाएं ओर एक गैंडा और एक गैंडा और एक भैंसा है, शायद भैंसा दिखाया गया है, भैंसा दिखाया गया है। वो इसके नीचे, वो इसके नीचे की ओर, वो इसके नीचे की और हिरन का अंकन है। एक और ऐसी मोहर दिखाई, मतलब उस मोहर के अंदर जो चित्र है हम उसकी बात कर रहे हैं। एक व्यक्ति को पद्मासन मुद्रा में बैठे हुए दिखाया गया है। इसके 3 सिर हैं तथा इसके दाहिने ओर एक हाथी, एक बाघ, बाएं ओर एक गैंडा और एक भैंसा दिखाया गया और इसके नीचे की ओर 3 हिरणों का अंकन किया गया है, हिरणों का अंकन किया गया है। एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी से। शिव का आदि रूप बताया गया है, इसका शिव का, इसे शिव का आदि रूप कहा गया। तो इससे ये पता चलता है कि हो सकता है कि यहाँ पर एक पुरुष की भी पूजा की जाती होगी जिसको शिव कहा गया, मतलब शिव की पूजा होती होगी, लेकिन अभी पक्का नहीं कि वो शिव ही है, कौन है। ऐसा माना जा रहा है कि हो सकता है कि वो शिव हो। आदि रूप बताया गया है, माना जाता है कि ये शिव का रूप है, पर अभी पक्का नहीं क्लियर हुआ है। हो सकता है ये किसी और व्यक्ति को इस तरीके से पूजा की जाती होगी। तो ये भी लिखना, हो सकता है क्वेश्चन में बन सकता है यहाँ पर शिव की भी पूजा की जाती थी, तो यस। तो कहाँ से ये मोहर मिली है? मोहनजोदड़ो से ऐसी एक मोहर मिली है। इससे भी हमें इनके धर्म के बारे में पता चलता है। अब लिखना, एक ऐसी स्त्री मिली है जिसके सर में उसका मुकुट है, पत्तियों का मुकुट है, जिससे ये पता चलता है कि ये पौधों से और इन चीजों से ज्यादा अटैच थे और इनकी पूजा करते थे स्त्री के रूप में। जैसे अभी हमने देखा उर्वरा शक्ति के रूप में, उसी तरह स्त्री की पूजा की जाती थी। सर में वो जो है, उससे पता चलता है कि ये किसके रूप में होती थी? प्रकृति के रूप में। ठीक है, वो लिखने की जरूरत नहीं है, बस जो इंपॉर्टेंट है मैं आपको वो दिखा रही हूँ। अब लिखना, यहाँ सबसे ज्यादा एक श्रृंगी, अच्छा अब लिखना है यहाँ पर जो इनका धार्मिक एक पशु है। अच्छा इतना लिख लिया आपने, ये लिख लीजिए। अब लिखना, अब हेडिंग डालिएगा पशु पूजा। यहाँ पर को बहुत सी पशुओं की भी पूजा की जाती थी। पशु पूजा में किन किन लोगों की पूजा करते थे उनका नाम लिखिएगा। हिरन, सबसे ज्यादा जो फेमस है कुबड़ वाला सांड, कुबड़ वाला सांड। और इसको जो है बहुत से जो खोज करता है वो इसको नंदी का रूप मानते हैं, क्योंकि कुबड़ वाला सांड को एक नंदी के रूप में माना जा रहा है। बट अभी ये पूरी तरीके से क्लियर नहीं है, क्योंकि जब तक हम उनकी लिपि नहीं पढ़ लेते उनके बारे में हम पूरा तरीके से 100% नहीं कह सकते हैं, लेकिन लगभग लगभग जो अनुमान लगाया गया उसके बारे में बता रहे हैं। ठीक है, तो कुबड़ वाला सांड जिसे नंदी का रूप बताया जा रहा है, और उसके अलावा बाघ, हिरन, क्योंकि आपने देखा होगा कि उसमें बाघ हिरन वगैरह बने थे। उसके अलावा गैंडा, एक श्रृंगी पशु। और आपको जानकर हैरानी होगी कि यही पशु नहीं, बल्कि इसके अलावा इन लोगों ने ना अपने मन से भी कुछ पशु बनाए थे। काल्पनिक पशु उन्हें कहते हैं। काल्पनिक पशु का मतलब क्या होता है? ऐसे पशु जो हकीकत में तो नहीं होते लेकिन हमारी कल्पना में होते हैं, मतलब हमने उनका कल्पना की थी। जैसे कि एक पशु यहाँ कैसा मिलता है, उसकी जो बॉडी है, बॉडी हिरन की है, पर मुंह इंसान का है, पर मुंह इंसान का है, इंसान का।
तो इसमें ये लिखना काल्पनिक पशुओं की भी ये लोग पूजा करते थे, काल्पनिक पशुओं की पूजा, काल्पनिक पशु इसी में ऐड करना, क्योंकि ये क्वेश्चन 100% बन सकता है कि ये लोग काल्पनिक पशुओं की पूजा करते थे, तो ये स्टेटमेंट राइट हो जाएगा कि यस ये लोग काल्पनिक पशुओं की भी पूजा करते थे। ओरिजिनली ये किन किन पशुओं की पूजा करते थे ये मैंने बता दिया है। एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा, फिर हम आगे देखते हैं। मिटा दूं? जल्दी स्क्रीनशॉट लीजिए। अब देखते हैं हम इनकी सर्प पूजा। पशु पूजा तो होती थी, साथ में पशु में एक और आता है सर्प पूजा। सर्प पूजा का मतलब क्या होता है? सांप की पूजा। इसके बारे में हमें कैसे पता चलता है? एक दो हमें एविडेंस मिले जिससे हम अनुमान लगाते हैं कि यहाँ सांप की पूजा होती है। जैसे कि हमें ताबीज में एक ताबीज मिला है जिसमें लिपटा हुआ सांप दर्शाया गया, मतलब एक ताबीज होगा, ताबीज जिसमें जो कि है लिपटा हुआ सांप, मतलब एक सांप बनाया गया है, ऐसा लग रहा है जैसे उसने इस ताबीज को लिपटा हुआ है। हकीकत में लिपटा हुआ सांप नहीं मिला, मतलब उस ताबीज में डिजाइन बनाया है ऐसा कि वो ताबीज को लपेट रहा है। तो लिखना सर्प पूजा। इसके बारे में कैसे पता चलता है कि ताबीज में लिपटा हुआ, ताबीज में लिपटा हुआ सर्प का, ताबीज में लिपटा हुआ सर्प का कंकन मिला है। नंबर 1 तो इससे हमें पता चलता है कि ये लोग सर्प पूजा भी करते थे। दूसरा, हमें एक मुहर में सांप को दूध पिलाते हुए दिखाया गया। बस इतना नहीं लिखना है आपके लिए, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट। अच्छा, इसमें ये नहीं पूछेंगे कि वो सर्प से मिला हुआ है, कैसे मिला है, सिर्फ ये आएगा स्टेटमेंट में कि वो सर्प पूजा करते थे। अब जिनको पता ही नहीं होगा कि वो सांप की पूजा करते थे नहीं करते थे, वो सोचने में लग जाएंगे कि करते थे नहीं करते थे। अब आपको तो पता चल गया कि ये करते थे, तो वो पूरी तरह से 100% राइट हो जाएगा कि हाँ ये सांप की पूजा करते थे। क्वेश्चन में आ सकता है कि किस किस की पूजा करते थे, नीचे से आ जाएगा सांप और अदर चीजों का नाम ले देंगे, तो आपको सांप में टिक करना है कि करते थे। ठीक है, अब हम देखते हैं नेक्स्ट इनकी वृक्ष पूजा। ये देखते हैं कि वृक्ष के रूप में किस किस की पूजा करते थे। तो वृक्ष पूजा में लिखना जो इनके पवित्र वृक्ष इन्होंने माने हैं। नंबर 1 पीपल, बरगद, नीम, पीपल, बरगद, नीम, और उसके अलावा इन्होंने अपने काल्पनिक वृक्ष भी बनाए। लिखना काल्पनिक वृक्ष, जैसे काल्पनिक पशु बनाए हैं ना, उसी तरह से काल्पनिक वृक्ष भी बनाए हैं। और ये काल्पनिक वृक्ष में ना कुछ वृक्ष की पूजा ये लोग स्त्री के रूप में करते थे। जैसे एक का नाम आता है शाल भंजिका। शाल भंजिका एक ऐसी स्त्री है जो कि वृक्ष के टहनी को पकड़े हुए है, और जैसे उसने टहनी को पकड़ा है उस वृक्ष में फूल और पत्तियां आ जाती है, बाकी के वृक्ष में नहीं है। मतलब जिस टहनी को उसने पकड़ा वो पूरी तरह से हरा भरा है। तो इससे ये पता चलता है कि एक शाल भंजिका नाम की देवी है कुछ, जो अगर पौधे के किसी तने को छूती है तो वहां पे को वृक्ष खिल उठता है। ठीक है, उसमें पत्ते आते हैं। तो ये काल्पनिक टाइप के वृक्ष भी इन्होंने बनाए हैं। तो पीपल, बरगद, नीम, इन वृक्षों की ये लोग पूजा करते थे। तो इससे हमें ओवरऑल क्या पता चलता है इनके धर्म के बारे में, कि ये लोग धार्मिक थे, ये किसी भी पर्टिकुलर धर्म को मानते थे और प्रकृति के रूप में ज्यादा पूजा करते थे। लेकिन प्रकृति के रूप में भी उसे कैसा रूप दिया गया है, इन्होंने स्त्री का रूप दिया है। मतलब अगर प्रकृति को जोड़ना है तो ये स्त्री के रूप में जोड़ते थे। ठीक है, ये आप लिख लीजिए। अब कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो इनके धर्म को हमें और ज्यादा क्लियर करती है और इनके धर्म के बारे में जानने के लिए इंपॉर्टेंट, जैसे कि मोहनजोदड़ो का महान स्नानागार, वेरी इंपॉर्टेंट चीज है वो, ये लिख लिया है। एक बार इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम लोग देखते हैं मोहनजोदड़ो का महान स्नानागार, इसको अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, मोहनजोदड़ो लिखे, हेडिंग डालेगा मोहनजोदड़ो का, ये धार्मिक में ही आता है। ठीक है, मोहनजोदड़ो का महान स्नानागार, मोहनजोदड़ो का महान स्नानागार। स्नानागार का मतलब क्या होता है, थोड़ा समझिएगा। स्नानागार का मतलब होता है ऐसी जगह जहां पर स्नान किया जा सकता है, जहां पर नहा सकते हैं। जैसे वर्तमान में स्विमिंग पूल्स हैं, बाथ टब्स, बहुत चीजें होती हैं। तो इस टाइम पर भी कुछ इसी टाइप का एक सिस्टम बनाया था जहां पर वो नहा सकते हैं। कहने का मतलब है ये ना इनके धर्म से जुड़ा, यानी कि जो भी इस जगह में आकर नहाता था वो एक तरीके से पवित्र होता था। जैसे कि आपने देखा होगा गंगा में नहा के लोग मानते हैं कि पवित्र होते हैं, तो उसी तरीके से एक स्नानागार बनाया है। यानी कि अगर कभी आपको पूजा करनी है तो आप इस स्नानागार में आगे नहाएंगे, और उसके बाद यहीं पर इसी स्नानागार में ना कुछ कमरे बनाए गए थे जहां पर बैठकर आप लोग पूजा कर सकते हैं। तो इस स्नानागार के बारे में हम पढ़ते हैं कि किस टाइप का बना हुआ है। आप एक बार ना यूट्यूब में सर्च कीजिएगा स्नानागार, तो उसमें अच्छे से आपको ये बना हुआ दिखाई देगा
उसमें जो है दोनों तरफ से तलों में जाने के लिए सीढ़ियां हैं, फिर चारों तरफ से कमरे हैं। तो हमें उस स्नानागार, पर्टिकुलर स्नानागार के बारे में पढ़ना है। तो सबसे पहले आप ये हेडिंग डाल दीजिए। डाल दिए? इसे हम लोग सार्वजनिक स्थल भी कहते हैं, धार्मिक स्थल भी। तो नंबर 1 पॉइंट पे लिखना, यहाँ यहाँ हड़प्पा सभ्यता का, या हड़प्पा सभ्यता का सार्वजनिक तथा धार्मिक स्थल था। सार्वजनिक का मतलब क्या होता है कि इस पर सबका अधिकार है, किसी पर्टिकुलर व्यक्ति ने इसे नहीं बनाया है, सब लोगों ने मिलकर इसे बनाया और यह सभी लोगों की यूज के लिए, सब लोग मिलकर इसका यूज करेंगे। तो ये हड़प्पा सभ्यता का सार्वजनिक और धार्मिक। धार्मिक कैसे? क्योंकि यहाँ पर नहाकर पूजा पाठ की जाती थी, तो इसका महत्व धर्म से लगाया गया। ठीक है, धार्मिक स्थल था नंबर 1। नंबर 2 पॉइंट लिखिएगा। अब इसका स्ट्रक्चर हम लोग देख रहे हैं कि ये जो है एक तरीके से गहरा है, मतलब एक कुआं टाइप का आप समझ सकते हैं, मतलब अंदर जमीन से अंदर की तरफ में है। अंदर की तरफ में एक बरामदा टाइप का बनाया गया, बहुत बड़ा सा। ठीक है, उस बरामदे के चारों तरफ में कुछ 3-4 कमरे बनाए गए हैं। तो लिखिएगा, इसके तल पर जाने के लिए, इसके तल पर जाने के लिए, इसके तल पर जाने के लिए उत्तर व दक्षिण से 2 सीढ़ियां बनाई गई हैं। सीढ़ियां बनाई गई हैं, मतलब हम इसके तल पर कैसे जा सकते हैं? 2 सीढ़ियां बनाई गई है जिससे हम इसके तल पर जा सकते हैं। ठीक है, नंबर 3, इसका तल पक्की ईंटों से बनाया गया है। पक्की ईंटों से बनाया गया है, जिसे जिप्सम से जोड़ा गया। ठीक है, इसका तल जो है पक्की ईंटों से बना है, जो कि जिप्सम से जुड़ा है, ताकि ये टूटे ना। सार्वजनिक है तो लोग यहाँ आते जाते रहेंगे, तो इसकी वजह से ये टूटे ना। लिखना, इस स्नानागार के चारों तरफ कुछ कमरे हैं। चारों तरफ कुछ कमरे हैं, वह कुछ कमरों में कुआं है। अब इस कुएं से क्या करते होंगे? इस कुएं से डायरेक्टली ये लोग पानी निकाल देंगे। पानी निकालकर उस जगह पे नहाते होंगे, स्नान करते होंगे। फिर स्नान करने के बाद ये लोग क्या करते थे? उसकी पूजा करते थे। ठीक है, मतलब स्नान करेंगे, फिर कुछ कमरे खाली होते थे जहां पर बैठकर ये लोग अपनी पूजा पाठ करते थे। पहले आप इतना लिख लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से। मिटा दो, ले लिया स्क्रीनशॉट? फिर लिखिएगा, कुछ कमरों में इसके कुछ कमरों में स्नान करके पूजा पाठ किया जाता था। पूजा पाठ की जाती थी। यानी कि इसके कुछ कमरों में क्या करते थे? पहले क्या करेंगे? लोग स्नान करेंगे, जिन कमरों में कुआं होगा, फिर उसके अगले कमरे में जाकर ये लोग अपनी पूजा पाठ वगैरह को संपन्न करते थे। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि स्नानागार क्या है? एक धार्मिक स्थल है। ठीक है, अच्छा, अब ये लोग नहाएंगे तो नहाने के बाद गंदा पानी भी तो निकलेगा ना। और मैंने क्या बताया था कि यहाँ का ड्रेनेज सिस्टम सबसे बेस्ट है। यहाँ की साफ सफाई में बहुत ध्यान दिया गया है, नालियां बनाई गई है। तो यहाँ पर भी लिखना, दक्षिण पश्चिम से, यहाँ दक्षिण पश्चिम से गंदा पानी निकालने के लिए, गंदा पानी निकालने हेतु नालियां बनाई गई हैं। नालियां पाई गई हैं। तो हमें क्या मिली है? नालियां, जिससे हमें क्या पता चलता है कि यहाँ नहाने के बाद जो गंदा पानी रह जाता होगा उसे इसके सहारे से बाहर निकाल दिया जाता था। ठीक है, तो इसका महत्व क्या आप समझ गए? इसका महत्व किस चीज से है? धर्म से। कैसे? क्योंकि यहाँ स्नान करके क्या करते थे लोग? पूजा पाठ वगैरह करते थे। तो इससे हमें क्या पता चलता है? ये एक सार्वजनिक और धार्मिक स्थल है, जो कि किस लिए यूज किया जाता था? धार्मिक कार्यों के लिए।
इतना आपने लिख लिया। इसमें बहुत से क्वेश्चंस बन जाते हैं कि स्नानागार कहाँ है, मोहनजोदड़ो में सबसे प्रमुख धार्मिक स्थल कौन सा है, तो सीधी सी बात है महान स्नानागार। महान स्नानागार का प्रयोग क्यों किया जाता था? पूजा पाठ करने के लिए। महान स्नानागार में क्या प्राप्त हुआ है? कुएं और कुछ कमरे प्राप्त हुए। महान स्नानागार का फर्श किससे बना हुआ था? पक्की ईंटों से बना था। क्या इसमें नीचे जाने के लिए सीढ़ियां थी? तो यस, इसमें नीचे जाने के लिए तल में सीढ़ियां थी। ठीक हो गया, इतना आपने लिख लिया। अब कुछ बस एक दो फैक्ट और बचे हैं जो इनके धर्म के बारे में हमें बताते हैं, जिससे फैक्चुअल क्वेश्चंस बनते हैं और वो आपको अच्छे से याद रखने हैं। तो सबसे पहले एक ये भी पूछा जाता है, देखो जहां धर्म जैसी चीज आती है वहां शैतानियत चीजें भी होती है। जहां पॉजिटिव है तो वहां नेगेटिव है। तो यहाँ क्या ये लोग भूत प्रेत आत्मा में विश्वास करते थे? तो यस, ये लोग आत्मा भूत प्रेत में भी विश्वास करते थे। अच्छा, कल मैं आपको इनके अंतिम संस्कार की विधियां भी बताऊंगी कि किस प्रकार से अंतिम संस्कार करते थे। क्योंकि देखो इनका धर्म भी हमें अभी पूरी तरह से डिफाइन नहीं है, ऐसा पक्का नहीं कह सकते इनका धर्म हिंदू था। इनका धर्म किस प्रकार का था ये जब हम इनकी लिपि पढ़ेंगे तब समझ जाएंगे। लेकिन इनकी जो अंतिम संस्कार की विधियां है ना, ये 3 तरीके की है, जो वर्तमान में 3 अलग अलग धर्म के लोग अपनाते हैं। इससे भी हमें कंफ्यूजन होता है कि आखिर ये कौन सा धर्म अपनाते थे। तो इन तीनों के बारे में हम कल देखेंगे डिटेल में, इनकी जो तीनों हमें प्रणाली मिली है। फिलहाल अभी हमें क्या देखना है, एक दो फैक्चुअल पॉइंट। हाँ, अभी मैं आपको बता रही थी कि क्या ये लोग जादू टोना डरावनी चीजों में विश्वास करते थे? तो यस। फिर नंबर 1 लिखना, ये लोग जादू टोने में भरोसा रखते थे, जादू टोने में विश्वास करते थे। ये स्टेटमेंट आ सकता है कि ये लोग जादू टोने में विश्वास करते थे, तो आप यस कहेंगे, ठीक है, विश्वास करते थे। इससे सीधे से मतलब पता चलता है कि ये लोग भूत प्रेत आत्मा में विश्वास करते थे। ठीक है, तो इससे हमें क्या पता चलता है कि भूत प्रेत आत्मा में भी भरोसा करते थे। ठीक है, जादू टोन में विश्वास करते थे। दूसरा, ये लोग लिंग पूजा करते थे, ये लोग लिंग पूजा तो ये भी स्टेटमेंट पूछा जाता था। अच्छा, जब मैं इसके बाद आपको वैदिक समाज पढ़ाऊंगी, वैदिक सभ्यता, उससे भी कंपैरिजन करने के लिए आता है कि सिंधु सभ्यता वाला वैदिक सभ्यता की जो धार्मिक प्रणाली है उसमें कंपैरिजन करें, तो उसमें आपको ये पॉइंट बहुत काम आएंगे। इसलिए अब भी से आप इन्हें देख लीजिए, जब हम वैदिक सभ्यता पढ़ेंगे तब आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि क्यों ये पॉइंट आपके काम आने वाले हैं। ठीक है, तो ये लोग इस चीजों में भी भरोसा करते थे। इसका हमें एविडेंस कैसे पता चलता है? यहाँ से ना हमें बहुत ढेर सारी ताबीजें मिली है। एक जगह से हमें क्या है, इकट्ठा ताबीजें मिली हैं, कुछ हड्डी के वो कंकाल तंत्र मिले हैं। तो इसके रीजन लिखने ना, कंकाल तंत्र मिले हैं, कंकाल तंत्र प्लस ताबीज, कंकाल तंत्र ताबीज, और उसे क्या कहते हैं जो सर का होता है स्कल्प, वो मिला है हमें, हड्डी का ढांचा वगैरह मिला है, जिससे ऐसा माना जाता है कि हो सकता है कि ये लोग भी इसमें विश्वास करते होंगे। ठीक है, इतना हमने लिख लिया। तो दोस्तों यहीं पर कंप्लीट होती है इनकी धार्मिक स्थिति। तो मोटा मोटा अगर हम अंदाजन कहें कि इनकी धार्मिक स्थिति से क्या पता चलता है, तो ये लोग धर्म पर विश्वास करने वाले लोग थे। ये लोग प्रकृति को एक धर्म के रूप में मानते थे, लेकिन प्रकृति में भी स्त्रियों का महत्व अधिक मानते थे। तो प्रकृति को एक स्त्री के भांति ये लोग पूजा करते थे। अपने फसल के लिए, अपने बच्चों के लिए ये लोग पूजा पाठ करते थे, और वहीं ये लोग डरते थे, तो इस वजह से जादू टोना में भी भरोसा रखते थे। उसके अलावा ये धार्मिक कार्यों में भी संलग्न होते थे, जिससे हमें क्या पता चलता है, महान स्नानागार से हमें इसके बारे में अच्छे से पता चलता है। या अलग अलग चीजों की पूजा करते थे, जैसे वृक्ष पूजा, पशु पूजा, मानव पूजा, तो हर तरीके की ये लोग पूजा। अच्छा, ये लोग नदी पूजा भी करते थे, ये मैंने आपको बताना भूल गई कि ये लोग नदी की पूजा भी करते थे। नदी पूजा में किसकी करते होंगे? महान तो एक इनके पास ये सिंधु। उसके अलावा ये किसकी करते थे? सरस्वती। सरस्वती इनकी जो है धार्मिक नदी भी कह सकते हैं, सरस्वती। तो ये लोग नदी पूजा भी करते थे, वही जो मैं आपको कह रही हूँ, प्रकृति के रूप में ये ज्यादा पूजा करते थे। तो सरस्वती नदी की भी ये लोग पूजा करते थे। ठीक है, तो ये है इन लोगों का कंप्लीट धार्मिक पार्ट। ठीक है, अब कल हम इनके अंतिम संस्कार की विधियां देख लेंगे। फिर कल ऐसा करेंगे, इनके कुछ मोहरों के बारे में थोड़ा मैं आपको बता दूंगी, मोहरों के बारे में, और इनकी लिपि क्या है, ये सब कुछ हम लोग कल कोशिश करूंगी कि कल ही मैं इसे कंप्लीट कर दूं। और राजनीतिक स्थिति, कुछ अभी भवन वगैरह भी बताने हैं। हाँ, मैं सोच रही थी कि 3 दिन हम हिस्ट्री, 3 दिन हम ज्योग्राफी लेकर चलेंगे, बट ये वाला सिंधु सभ्यता ना, देखो ऐसी चीज है जिससे बहुत ढेर सारे सवाल बनते हैं। सिर्फ आपके ऑब्जेक्टिव टाइप ही नहीं, बल्कि आपके रिटर्न में भी बहुत सवाल आते हैं, मेंस में। तो मैं चाहती थी इसे अच्छे से आपको समझाऊं, तो इस वजह से
ये वीडियो थोड़ी लंबी खिंचती जा रही है, पार्ट बहुत ज्यादा हो रहे हैं, बट आप प्लीज आप इसको इग्नोर मत कीजिए, एक पार्ट को देख के दूसरा पार्ट मत छोड़िएगा, वरना आपको ना ये समझ में नहीं आएगा। मैं आपको गारंटी देती हूँ, एक बार आप अच्छे से सारे पार्ट देख लीजिए, आपको सिंधु सभ्यता पूरी तरीके से क्लियर हो जाएगी। फिर उसके बाद अगर कभी आपको कोई बुक भी पढ़ेंगे, कोई करंट अफेयर्स भी पढ़ेंगे, तो आपको आराम से समझ में आ जाएगा। तो आप आराम से सारी वीडियोस देखें, सारे डिटेल में उसको देखें, फिर उसके बाद आपका कोई भी डाउट हो आप डायरेक्टली मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट में। और दूसरा, अभी जैसे ये कंप्लीट हो जाएगा हड़प्पा सभ्यता का पार्ट, हम लोग फिर से ज्योग्राफी में पढ़ेंगे। ज्योग्राफी में जो कुछ बची जी, अभी मानसून वगैरह बहुत है तो हम उसे भी पढ़ेंगे। फिर 3 दिन हिस्ट्री, 3 दिन ज्योग्राफी करेंगे। तो पहले मुझे था कि मैं ये कंप्लीट करवा लूं, तो अभी हम लोग सिंधु सभ्यता कंप्लीट करने के बाद फिर ज्योग्राफी पढ़ेंगे। अभी ज्यादा कुछ नहीं, थोड़ा बहुत और इसमें होगा तो मैं उसे स्टार्ट करूंगी। और एक और चीज, मैंने मेंस आंसर राइटिंग ग्रुप तो खोल दिया, बट कोई भी उसमें अपना आंसर सबमिट नहीं करता है, कोई भी उसमें एक्टिव नहीं है। तो अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं आंसर राइटिंग ग्रुप बंद कर दूं तो आप मुझे बता दें, लेकिन अगर आप लोग इसे चाहते कंटिन्यू रहे तो प्लीज आप लोग उसमें एक्टिव रहिए। जो मैं क्वेश्चन आपको देती हूँ डेली का, आप उसका आंसर लिखकर वहां सबमिट कीजिए। अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, टेलीग्राम में आप अपना क्वेरी दे सकते हैं या आप कॉमेंट में बता सकते हैं। तो आज के लिए मैं आपको छोटा सा सवाल देती हूँ, तो आज आप लिखिएगा, हड़प्पा सभ्यता क्या है? हड़प्पा सभ्यता क्या है? हड़प्पा सभ्यता क्या है? और इसकी अर्थव्यवस्था के बारे में कुछ शब्द लिखिए, तथा इसकी अर्थव्यवस्था के बारे में कुछ शब्द लिखिए, तथा इसकी अर्थव्यवस्था के बारे में कुछ शब्द लिखिए। या आप 100 से 150 उसमें करना शब्दों में, 100 से 150 शब्दों में आप इसे कर सकते हैं। और इसे सबमिट कहाँ करना है? मेंस आंसर राइटिंग ग्रुप, स्टडी धावक मेंस आंसर राइटिंग ग्रुप टेलीग्राम पे। में हमारा स्टडी धावक टेलीग्राम चैनल है, पहले आप वहां जाकर उसे ज्वाइन कीजिएगा, उसी में जो है ग्रुप का लिंक है, या फिर आप डायरेक्टली ग्रुप का लिंक भी आपको मैं प्रोवाइड कर दूंगी। तो अबाउट में जाकर, डिस्क्रिप्शन में जाकर आपको ग्रुप का लिंक और चैनल का लिंक दोनों का मिल जाएगा, डायरेक्टली आप वहां से ज्वाइन हो सकते हैं। बाकी अगर आप रिसर्च भी करेंगे, बाकी आप सर्च भी करेंगे स्टडी धावक मेंस आंसर राइटिंग ग्रुप या स्टडी धावक चैनल, तो हमारे लोगों के साथ जो चैनल दिखेगा उसे आप जाकर सिंपली ज्वाइन कर लीजिएगा। कमेंट में अपना आंसर छोड़ दीजिएगा, जिस भी दिन की क्लास होगी उस दिन के कमेंट में आपको अपना आंसर देना है, ठीक है? इससे क्या होगा, देखिए आपकी ना आंसर राइटिंग इनहेंस हो पाएगी, आप दूसरों के आंसर राइटिंग देखेंगे, आपकी प्रैक्टिस होगी आंसर राइटिंग करने की। इसीलिए मैंने ये इनिशिएटिव करा था। अगर आपको पसंद आता है तो आप करिए, अगर आप लोग ऐसे ही इसमें एक्टिव नहीं रहेंगे तो फिर मैं बंद कर दूंगी, ठीक है? तो मैं अपनी करती हूँ क्लास का एंड। आई होप आपको क्लास अच्छी लगेगी। प्लीज प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और लाइक भी कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।